वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, सूर्य की किरणों को कैद करना हो या किसी प्रचंड सैलाब को रोकना या सागर की धाराओं पर विराम लगाना हो, निश्चित रूप से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग नहीं होता है बल्कि दुस्साहस शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना किसी मूर्खता से कम नहीं होता है, क्योंकि हमारी क्षमताओं से परे ऐसे कार्य होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्ति के लेश मात्र भी संभावना नहीं होती है। आज क्षमापूर्वक कहना चाहूँगा, मैं भी ऐसा ही दुस्साहस करने निकला हूँ, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है मैं महान हिंदुआ सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक वीडियो बनाऊं एवं उनके जीवन परिचय से आपको अवगत कराऊं। हिंदुआ सूर्य वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ, जो कि पूना के उत्तर की तरफ जुन्नर नामक स्थान पर था। पिता का नाम शाहजी भोंसले, जो कि कुंभी मराठा थे। माता का नाम राजमाता जिजाऊ यानी जीजाबाई। बचपन से ही साहस एवं शौर्य रगों में बहता था। परवरिश संस्कार ऐसे माहौल में हुए जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक उर्वरा का कार्य किया, ऐसी उपजाऊ भूमि तैयार की जिसमें आने वाले समय में एक ऐसे महान इतिहास को रचा जाना था जिसकी तुलना शायद कहीं भी किसी भी प्रकार के साहस से आज तक नहीं की जा सकती है। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ, लालमहर पुणे में। लेकिन चूंकि उस दौर में विभिन्न सामंतों को संतुलित करने के प्रयास किए जाते थे, कई लोगों को संतुष्ट किया जाना होता था एवं विवाह ही एक ऐसा माध्यम होता था जिनसे संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती थी। अतः शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन काल में 8 विवाह किए। सबसे महत्वपूर्ण एक योद्धा के रूप में इनके जीवन का प्रारंभ हुआ बीजापुर को संतुलित करने से। बीजापुर पास ही एक साम्राज्य था जिसके सुल्तान का नाम था आदिल शाह। बीजापुर एवं इसके क्षेत्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने, जो कि आसपास के क्षेत्र थे जहाँ पर मराठों का आधिपत्य था, अधिकता थी, वहाँ के युवकों को संगठित कर, मराठा जाति के युवकों को संगठित कर एक सेना बनाने का कार्य किया, जिन्हें मावल कहा गया। मावलों की सेना को बीजापुर को संतुलित करने के लिए शिवाजी महाराज ने तैयार किया। इन्हें दुर्ग निर्माण के कार्य में प्रशिक्षित किया। आने वाले समय में शिवाजी महाराज जीवन पर्यंत इन महान योद्धाओं के बलबूते पर ही अपनी एक विशेष धाक स्थापित कर पाए संपूर्ण क्षेत्र में। बीजापुर की स्थिति आपसी संघर्ष की स्थिति थी, साथ ही मुगल साम्राज्य से भी उसकी शत्रुता थी। अतः एक अस्थिर स्थिति थी, जिस स्थिति का निश्चित रूप से फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया। एवं एक स्वर्णिम अवसर जब आया, जब बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह बीमार पड़ गया। बीजापुर एक हलचल भरी स्थिति में था। सुल्तान के बीमार होने से शिवाजी महाराज ने फायदा उठाया एवं दुर्गों पर कब्जा करने का एक अभियान सा प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम रोहिंदेश्वर दुर्ग पर कब्जा किया। उसके पश्चात जोपुणे, राजगढ़, चाकन, कोंडना इत्यादि दुर्गों पर अतिशीघ्र ही शिवाजी महाराज ने कब्जा स्थापित कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह को बीजापुर के सुल्तान द्वारा नियुक्त किया गया। उसने पुनः शिवाजी महाराज से 23 दुर्ग हथिया लिए, किंतु इसके बावजूद भी
वो लोग शिवाजी महाराज से इतना ज़्यादा भयभीत थे कि उन्होंने शिवाजी को एक संधि प्रस्ताव दिया। शिवाजी स्वयं भी अभी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि प्रत्युत्तर दे सकें, अतः शिवाजी ने भी संधि करने को ही एक समझदारी पूर्वक निर्णय माना। संधि के फलस्वरूप शिवाजी महाराज के पुत्र को, संभाजी को, उन्हें सौंपना पड़ा। इस प्रकार कुछ समय तक संपूर्ण एरिया शांत रहा, लेकिन शिवाजी महाराज कहाँ बैठने वाले थे। संधि सिर्फ एक अल्पकालिक शांति का माध्यम थी, तैयारी करने का माध्यम थी। शिवाजी महाराज के बहुत ही विश्वास पात्र योद्धा थे तानाजी मालुसरे। तानाजी के नेतृत्व में पुनः कोंडना दुर्ग पर कब्जा प्राप्त करने के प्रयास किए गए एवं तानाजी द्वारा अपना अदम्य साहस दिखाकर वीर गति प्राप्त कर इस दुर्ग पर पुनः कब्जा स्थापित कर लिया गया। अतः उनकी वीरता को देखते हुए आने वाले समय में शिवाजी ने उस दुर्ग का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इस प्रकार यह तानाजी का एक ऐसा साहसिक प्रयास था। शिवाजी के सेना के हौसले बुलंद थे, अतः बहुत ही कम समय में सुपा, पुलंदर इत्यादि दुर्गों पर पुनः कब्जा स्थापित कर लिया। 1647 तक चाकन से लेकर नीरा तक पुनः शिवाजी महाराज ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। यही नहीं, एक बड़ी अश्वरोही सेना भी गठित कर ली एवं कोंकण सहित 9 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। इतने शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद शिवाजी महाराज ने अब मैदानी इलाकों में ध्यान देना प्रारंभ किया। अब उस क्षेत्र की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि बीजापुर के शासक द्वारा, सुल्तान द्वारा शिवाजी महाराज के पिताजी को धोखे से बंदी बना लिया गया था। अतः उसने शिवाजी महाराज को बाध्य किया संधि करने के लिए। शिवाजी महाराज के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अपने पिता की रिहाई के बदले उन्होंने संधि की, लेकिन यह संधि सिर्फ अल्पकालिक शांति का ही माध्यम बन सकी, क्योंकि शिवाजी महाराज अंततः चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति को और प्रबल एवं प्रगाढ़ बनाने का कार्य किया। अब क्षेत्र में स्थिति थोड़ी और परिवर्तित हुई। वो महत्वपूर्ण चुनौती जिसका शिवाजी महाराज को आने वाले दिनों में सामना करना था, वह महत्वपूर्ण चुनौती जिसने शिवाजी महाराज को हिंदुआ सूर्य बनाया, वह महत्वपूर्ण चुनौती जिसने शिवाजी महाराज को इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया, अर्थात औरंगजेब को संतुलित करना। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का, दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। औरंगजेब की नीयत, उसकी नजरें उस संपूर्ण क्षेत्र में थी। हालांकि बीजापुर एवं शिवाजी महाराज के क्षेत्र सभी की गिद्ध दृष्टि सभी पर औरंगजेब की थी। स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर सन 1656 को आदिल शाह की मृत्यु हो गई। बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु हो गई। बीजापुर जो पहले से ही एक अस्थिरता के दौर में था, इस नई परिस्थिति में एक ऐसा क्षेत्र हो गया जिसे बहुत ही आसानी से हथियाया जा सकता था। स्थिति का फायदा उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया। उम्मीद ये थी कि शिवाजी महाराज संभवतः औरंगजेब का साथ देंगे, साथ न भी दें तो कम से कम औरंगजेब जैसे शक्तिशाली हमले के विरोध में तो नहीं आएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज थे। उन्होंने, शिवाजी महाराज ने भी बीजापुर पर हमला कर दिया, अर्थात औरंगजेब एवं शिवाजी महाराज दोनों ने एक साथ बीजापुर पर हमला किया। निश्चित रूप से यह औरंगजेब पर हमला करने जैसी ही घटना थी। औरंगजेब ने इसे व्यक्तिगत रूप से एक युद्ध का आगाज माना, अपने खिलाफ जंग का, दुश्मनी का, क्योंकि शिवाजी महाराज ने भी एक बिगुल बजा दिया था। कहा जा सकता है कि सांप की बामी में ही पेड़ दे डाला था। किंतु शाहजहां के आदेश द्वारा औरंगजेब को वापस बुला लिया गया। औरंगजेब का इतिहास से आप अपरिचित नहीं है।
कपटी एवं धूर्त किस्म का मुगल बादशाह अगर कोई था तो वह औरंगजेब था। दिल्ली जाकर सर्वप्रथम उसने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया एवं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब औरंगजेब दिल्ली में था, बीजापुर का सुल्तान खत्म हो चुका था। इस स्थिति का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उन्होंने जंजीरा पर आक्रमण कर दिया, दक्षिण कोंकण के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दमन के जो क्षेत्र थे पुर्तगालियों के आधिपत्य में थे, उनसे कर वसूली तक प्रारंभ कर ली उन्होंने। 40 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। बीजापुर की नई स्थिति यह थी कि वहाँ नया सुल्तान अब्दुल्लाह भटारी, जिसे इतिहास अफजल खान के नाम से जानता है, वह बना। उसके पास एक विशाल सेना थी, 1,20,000 तो पैदल सैनिक उसकी सेना में थे। अतः शक्ति यदि आंकी जाए तो निश्चित रूप से शिवाजी महाराज से कहीं अधिक। अतः उसने 1959 में अपने संपूर्ण सेना के साथ शिवाजी की तरफ कूच किया। शिवाजी महाराज एक सिंह की तरह अपने ही दुर्ग में, मतलब जिस प्रकार सिंह अपनी ही गुफा में संपूर्ण क्रोध एवं दहाड़ के साथ रहता है, शिवाजी महाराज अपने प्रतापगढ़ दुर्ग में ही रहे। इतने महान वीरता के आगे कहीं ना कहीं ये नया सुल्तान भयभीत था। अतः शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी सर्वप्रथम शिवाजी के साथ संधि प्रस्ताव भेजा दूतों के माध्यम से। शिवाजी जानते थे कूटनीति में शिवाजी स्वयं कम नहीं थे, यह एक छल कपट नीति है। अंततः यदि उसे संधि करनी होती तो वह 1,20,000 सैनिक लेकर क्यों आता। अतः शिवाजी महाराज भी पूर्ण रूप से तैयार थे। संधि का स्थान चयन किया गया। अफजल खान पूर्ण तैयारी के साथ घात लगा के बैठा था। शिवाजी महाराज भी संपूर्ण तैयारी के साथ थे। जो ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर कटार से वार करने का प्रयास किया, शिवाजी महाराज ने अपने बाघ नखों से उसे वहीं ढेर कर दिया। इस प्रकार दुष्ट अफजल खान को शिवाजी महाराज ने हत्या कर दी 1 नवंबर सन 1659। अब शिवाजी महाराज के हौसले और बुलंद थे। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ किया। शिवाजी महाराज स्वयं के पास 30,000 सैनिकों की पैदल सेना थी, 10,000 घुड़सवार सैनिक थे जिसमें। अब औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाकर नियुक्त करके भेजा, जिसने 1.5 लाख पैदल सैनिकों की फौज के साथ शिवाजी महाराज पर हमला करने का प्रयास किया। किंतु शिवाजी महाराज का सामना करना हो तो सैनिकों की संख्या की आवश्यकता नहीं होती है, हौसलों की आवश्यकता होती थी। कहीं ना कहीं हौसलों में शाइस्ता खान शिवाजी से बहुत पीछे था। वह इतनी भारी सेना के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके पैर लड़खड़ाए हुए थे। अतः वह इतनी भारी भरकम फौज के साथ भी कभी भी शिवाजी को संतुलित नहीं कर पाया, उन्हें अपने अधीनस्थ नहीं कर पाया। अतः औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया एवं उसकी जगह वहाँ का सूबेदार बनाकर भेजा अपने शहजादे को, मुअज्जम को। मुअज्जम ने भी शिवाजी महाराज को संतुलित करने का प्रयास किया, लेकिन नई स्थिति का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज स्वयं उस पर हावी हो गए एवं शिवाजी महाराज ने बहुत अतिशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों को लूटने का प्रयास किया। इन लूटों में सूरत लूट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां इन्होंने सिर्फ एवं सिर्फ व्यापारियों को लूटा। उस दौर में 132 लाख रुपए की लूट शिवाजी द्वारा की गई एवं लौटते समय शिवाजी महाराज द्वारा मुगल सेना तक को परास्त किया गया। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी सफलता थी सूरत लूट शिवाजी महाराज के सामरिक जीवन में। अब औरंगजेब समझता था कि शिवाजी महाराज को आसानी से संतुलित नहीं किया जा सकता है। अतः औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में आमंत्रित किया संधि करने के लिए। शिवाजी महाराज भी उस आमंत्रण को स्वीकार किया एवं वह आगरा गए
लेकिन शिवाजी महाराज को लगा कि उन्हें पर्याप्त समुचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। औरंगजेब जो संपूर्ण भारत का सुल्तान था, एक खूंखार सुल्तान जिससे सब खौफ खाते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जब लगा कि उनका प्रचुर मात्रा में सम्मान नहीं किया जा रहा है तो शिवाजी महाराज क्रोधित हो गए एवं क्रोध में उन्होंने औरंगजेब को चुनौती तक दे डाली। प्रतिक्रिया स्वरूप औरंगजेब भी क्रोधित हुआ एवं उसने शिवाजी महाराज को नज़रबंद कर लिया अपने 5000 सैनिकों के बीच। ऐसा माना जा रहा था कि ये शिवाजी महाराज का अंत है, क्योंकि मुगल सम्राट को क्रोधित करने के बाद वो भी औरंगजेब जैसे बच निकलना लगभग असंभव था। औरंगजेब की स्वयं की योजना थी मौका देखकर शिवाजी महाराज की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी वीरता के दम पर, बुद्धिमत्ता एवं चातुर्य के दम पर वह स्वयं संभाजी के साथ बच निकले। एक प्रकार से मराठों को एक नवजीवन मिल गया था। मराठे भी ये मान के चल रहे थे अब छत्रपति शिवाजी महाराज संभवतः कभी वापस नहीं आएंगे। फिर भी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से संधि करने ही ज़्यादा उचित समझा, समझदारी का निर्णय समझा। अतः इतना कुछ होने के बाद भी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को न केवल राजा की मान्यता दी, बल्कि उनके पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी भी प्रदान की। 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत लूट की एवं सूरत में सिर्फ इन्होंने धनाढ्य लोगों को ही लूटा। इस प्रकार औरंगजेब की शक्ति को ठेंगा दिखाते हुए शिवाजी महाराज कभी भी चुप नहीं बैठे। ऐसा कभी नहीं लगा कि वह औरंगजेब से भयभीत थे। यदि औरंगजेब बार बार शिवाजी महाराज से संधि का प्रस्ताव देता था तो यही माना जाएगा कहीं ना कहीं औरंगजेब शिवाजी महाराज से भयभीत था। 1674 तक पुरंदर की संधि में जितने भी दुर्गों को शिवाजी महाराज द्वारा खोया गया था वो तमाम दुर्गों पर पुनः कब्जा स्थापित कर लिया। एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का जो स्वप्न देखा था शिवाजी महाराज ने, वह स्वप्न पूर्ण होने का समय आ गया था। शायद विजयनगर साम्राज्य के बाद प्रथम घटना थी जब हिंदू सम्राट के इतने हौसले बुलंद थे कि सूर्य के भांति चमककर वह मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के बाद सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर पाए। किंतु जब मुगलों को यह बात पता पड़ी तो उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने येन केन प्रकारेण उस राज्याभिषेक को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने ब्राह्मणों, क्योंकि ब्राह्मण ही राज्याभिषेक कराते, उन्हें भयभीत किया, उन्हें धमकियां देना शुरू की। यदि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का हिस्सा बने तो उसका परिणाम निश्चित मौत होगा। अतः ब्राह्मण भी भयभीत हो गए, लेकिन इस बात को शिवाजी ने चुनौतीपूर्ण लिया। हो सकता था शिवाजी महाराज किसी अन्य कारण से राज्याभिषेक की घटना को टाल देते, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने साहस के दम पर औरंगजेब को चुनौती देते हुए राज्याभिषेक को नहीं टाला एवं औरंगजेब के समानांतर रूप से राज्याभिषेक को पूर्ण विधिवत रूप से संपन्न करने का निर्णय लिया। लेकिन राज्याभिषेक की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई थी। 12 दिन बाद ही माता का देहांत हो गया। अतः देहांत की वजह से पुनः एक बार बड़े समारोह में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई एवं 4 अक्टूबर सन 1774 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि प्राप्त की। एक बहुत बड़ा इतिहास का दिन, क्योंकि निश्चित रूप से जहां उस दौर में मुगल साम्राज्यों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू एक सहज निशाना थे, वहां पर एक ऐसा वीर जिसने हिंदू साम्राज्य की न केवल संगठित किया
बल्कि स्वयं को छत्रपति के रूप में स्थापित भी किया। इस प्रकार छत्रपति बनने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाना प्रारंभ किया। दक्षिण विजय की अंततः 3 अप्रैल सन 1680 को इस महान हिंदुआ सूर्य ने अंतिम श्वास ली। यह सूर्य जब तक अस्त हुआ एक नई हिंदू ऊर्जा को जन्म दे चुका था, एक नए हिंदू प्रचंड सूर्य को उदित कर चुका था एवं निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम अंकित कर चुका था जिसकी होड़ करना, जिसकी तुलना करना निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी कालखंड में किसी भी वीर के लिए असंभव सा लक्ष्य था। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसी महान वीरता को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत। जय हिंद।